हे गाइस, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका हमारे चैनल एनिमे को तुम्हें स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि केज के अंदर मामला से में काफी गर्म हो गया है, क्योंकि अब दो भाई जो कि बिछड़े हुए थे या ऐसा कहीं एक दूसरे को धोखा दे चुके थे वापस से आमने सामने आ गए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फक का एल्डर भी आ गया है जो अभी तक तो सारी चीजें अपने आदमियों के थ्रू करवा रहा था, लेकिन अब वो यामा का स्लेयर टाइटल खुद छीनने आया है। तो चीजें यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगी जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आगे देखते रहें। एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं यामा को, जिसने एल्डर को तो बता दिया था कि आखिर उसकी इंटेंशंस क्या है, लेकिन इसके बाद वो बात करता अपने छोटे भाई से जिसका नाम था पॉल, जो कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। और यामा से काइंड ऑफ डांटते हुए कहता है कि बोला तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो, और काफी सार्केस्टिक वे में उसे याद भी दिलाता है कि क्या वो बोल तो नहीं गया कि कहते उसने भीख मांगी थी अपनी जिंदगी की और उसे प्रॉमिस किया था नाक रगड़ते हुए कि वापस अपनी शक्ल यामा कभी नहीं दिखाएगा। और यामा यही नहीं रुकता, वो अब डूम को भी देखता है, यानी कि अपने बड़े भाई को, और बोलता है तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं डूम, जब तुम जाग ही चुके हो ऑलरेडी। और यामा ये बात भी साफ कर देता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है तो मैं दूर कर दूं। जब पिछली बार हम लड़े थे तब तुम दोनों भी मुझे नहीं हरा पाए थे, तो तुम्हें कहाँ से आइडिया आ गया कि तुम इस बार अब मुझे हरा सकते इतने टाइम बाद। जहाँ डूम यामा को देखकर सोच रहा था कि मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वही पॉल जो कि अभी तक काफी कूल बन रहा था और काफी पावरफुल अपने आप को बता रहा था, हाँ उसे देखते हैं कि उसकी टांगे कैसे कांप रही थी। और पॉल यहाँ पे डरते हुए यामा को समझाने की कोशिश करता है कि अभी के लिए हमें सिर्फ बातचीत ही करनी चाहिए और चीजों को ऐसे सुलझा लेना चाहिए। चाहे यामा उसे डांटते हुए कहता है शट अप, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब केंजोन जो कि यहाँ पे गार्डो से फाइट करने के लिए आया था, यामा से पूछता है कि बोला आप कैसे जागे, जहाँ पे यामा से बताता है कि स्लेयर कैंडिडेट ने उसे उठाया था और कैसे बैम ने ही यामा को कन्विंस किया था कि पहले चीजों को बातचीत से सुलझाया जाए, जिसके लिए यामा ने स्लेयर कैंडिडेट को यहाँ पर भेजा था अपने से पहले। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुका है यानी कि एल्डर, तो यामा का तो आना ही था, क्योंकि इन सब चीजों से वो खुद ही अब डील करने वाला है। और सामने खड़े गार्डो को देख के भी यामा कह देता है कि एक बार मैं इन लोगों से निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा भी नंबर जल्दी आएगा। जहाँ गार्डो इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो तो अभी तक शॉक में था कि स्लेयर कैंडिडेट ने यामा को कैसे जगा दिया। वही यामा गार्डो को लेके कह रहा था कि तुम्हें मुझे ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था, मैं तुम पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता था इस पूरी केज में, और तुम्हें मारना सिर्फ इनफ नहीं होने वाला है। जब केंजोन लॉर्ड यामा कहता है कि प्लीज गार्डो को मुझे डील कर दीजिए, प्लीज मुझे चांस दीजिए इस गद्दार को पनिश करने के लिए। इस प्रपोजल को सुन के यामा कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले इन बाकी लोग से निपटो। तुमने अगर गार्डो से अपना हिसाब पूरा नहीं किया तो मैं जॉर्डन को सेकंड कमांड बनाने वाला हूँ। जब ये मैटर तो सेटल हो गया था, हम देखते चीजों को आगे बढ़ते हुए, यानी कि एल्डर और यामा के कन्फ्रंटेशन को, जहाँ एल्डर ने अपने एक एरो को छोड़ दिया था यामा की तरफ, ये कहते हुए कि तुम समय से पहले जाग गए। वही यामा इस एरो को अपनी तरफ आते हुए देखकर पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि आप ही होगे पक्का वो एल्डर जिसने ये सारी चीजें की हैं, और मैं आपसे फाइट तो सही में बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने भाइयों से जरा निपट लूं, इसके लिए आप प्लीज एक मिनट रुक जाओ। जहाँ यामा बात कह ही रहा था, पॉल तो यहाँ पे अटैक भी कर देता है कहते हुए कि तुम हमसे क्या निपटोगे, पहले हम ही तुम्हारा गेम ओवर कर देंगे। लेकिन यामा अपने एक हाथ के मूवमेंट से ही उस अटैक का डायरेक्शन चेंज कर देता है और पॉल को याद दिलाता है कि कैसे पॉल शायद भूल गया है कि उसका शिनशु यामा को टच भी नहीं कर सकता, उसके पास एक कंप्लीट रेजिस्टेंस है पॉल के जैसे लोगों के शिनशु की, क्योंकि वो उससे डरते हैं। ये इसको और इजी भाषा में अगर समझे तो यामा के पास ये पावर है कि जो भी उससे अफ्रेड होगा या डरा हुआ होगा, उसकी शिनशु यामा को किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकती। जहाँ पॉल को भी बात पता थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें भी बात पता अच्छे से लग जाती है कि पॉल ये बात अच्छे से जानता है, लेकिन बस वो यामा का ध्यान भटकाना चाह रहा था। और पॉल के पास एक काफी अच्छा रीजन था यामा से डरने का, और अगर उसी की बात मानी तो उसने यामा को फुली ट्रांसफॉर्म देखा है और उसकी नाइटमेयर्स उसे आज तक आते हैं, जो चीज उसे प्रेजेंट में और ज्यादा डेस्परेट बना देती है। जहाँ उसकी एक और खतरनाक अटैक को देखते हैं, जहाँ वो कह रहा था कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, और पॉल के इस अटैक का नाम था ग्रीन बी स्विमिंग थ्रू द रिवर ऑफ डेथ। जब यामा एक स्माइल के से कहता है मैं तुम्हें कहा ना ये काम नहीं करने वाला, और अब यामा भी अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। जहाँ पे पोलो कह रहा था कोशिश करना कि तुम्हारा
डर से बुरा हाल ना हो जाए। लेकिन इसी बीच पीछे से हम डूम को भी चिल्लाते हुए देखते हैं, यामा पे अटैक करते हुए कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इतने लंबे समय तक मेरे को ऐसे बेइज्जत करके बंद करके रखने की। और यहाँ पे हम देखते हैं लेवल 6 का पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन डूम के थ्रू, जहाँ इसके अटैक का नाम था येलो क्लॉज ऑफ द बीस्ट। लेकिन जितना डेंजरस ये नाम और ये लुक लग रहा था, उतने आराम से यामा ने अपने एक हाथ से इसे रोक लिया, जहां वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं रखना चाहता था डूम, लेकिन अगर तुम्हारी पावर की मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता। जहाँ इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ यामा को उसका एक्सपेरिमेंट बताता है कि कैसे उसके 3 सबसे ट्रस्टेड रैंकर्स 1 साल में मारे जा चुके हैं और उनकी मौत किसी फाइट या बैटल में नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली थी बिना किसी रीजन के। जहाँ पे सर्वेंट का मानना था कि इसके पीछे पक्का लॉर्ड डूम का हाथ होगा, जहाँ इस सर्वेंट डूम को बताता है कि कैसे डूम की पावर टैक्टिक्स है और इसके थ्रू वो यामा कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन यामा के लिए कोई भी कैन पीपल जिंदा ही नहीं रहेंगे। जहाँ यामा के सामने परेशानी थी कि आखिर वो कर भी क्या सकता है इस केस में, क्योंकि कैन पीपल का जो हेड है वो उसी का बड़ा भाई डूम जो है आखिरकार। जहाँ पे सर्वेंट यामा को सजेस्ट करता है कि कैसे लूट डूम के पास और कोई राइट नहीं है उनके पीपल को लीड करने का और उसकी जगह यामा को ये काम करना चाहिए। लेकिन यामा का मानना था कि उसके लिए काफी ज्यादा काम होगा और ये काफी बर्डन बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो अपने सर्वेंट को यहाँ तक भी एडवाइस देता है कि अगर वो सही में इतना डर रहा है तो यहाँ से यामा को छोड़कर जा सकता है। और उसके कुछ समय बाद ही यामा को न्यूज मिलती है कि कैसे यही सर्वेंट जो कि आगाह करा था यामा को, उसने भी अपनी जान ले ली। जब यामा जब इसकी बॉडी सामने पहुंचता है, जहां पे पता लगता है इस रैंकर का नाम कातो था। यामा को अपनी कई बात याद आ रही थी कि कैसे यामा ने उसे एडवाइस दिया था कि यामा का साथ छोड़कर चला जाए अपनी जान बचाने के लिए। और इस समय जब यामा काफी दुख में था, उस समय पीछे से लॉर्ड डूम ने इसकी डेड बॉडी के सामने इसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि इसने मुझे थोड़े टाइम पहले मेरे मुंह पर कहा था कि मेरी कैन पीपल को लीड करने की कोई औकात नहीं है या मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ का लॉर्ड होना। और डूम साथ में बहाना भी मारा था कि सॉरी यामा, मुझे पता है कि तुम इसे काफी ज्यादा पसंद करते थे और केयर करते थे, लेकिन पक्का ऐसा कुछ गलत होगा, तभी उसने ऐसा स्टेप उठा लिया। और साथ ही अगर यामा सही में काफी दुखी है इसको लेकर, तो डूम उसके लिए एक नया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैन पर्सन बना सकता है। जब प्रेजेंट में यामा को वही बातें याद आ रही थी और इसलिए डूम को कह रहा था कि मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारी जान ले लूं डूम, जो चीजें तुमने की मेरे साथ, और मुझे नफरत थी अपने आप से ताकि मैंने तुम्हें जिंदा रखा इतने लंबे समय तक, क्योंकि अगर तुम जिंदा नहीं रहते तुम्हारे कैन पीपल भी खत्म हो जाते। लेकिन तुमने अब सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। वही दूसरी तरफ डूम जो कि अपने अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक कर रहा था, वो कहता है अपना मुंह बंद रखो यामा, तुमने अपने भाइयों को धोखा जो दिया है, और ये यूजलेस क्रीचर्स अगर मर भी जाते हैं तो इससे किसको घंटा फर्क पड़ता है। शायद तुम भूल गए मैंने तुम्हें बचपन से एक बात बताई थी कि हम ही तीनों भाई हैं जो एक्चुअल रियल कैनिन हैं। जहाँ एक तो इन दोनों की आपस की भड़ास निकल रही थी इस फाइट के दौरान, हम देखते इन दोनों के अटैक को, जो कि काफी ब्यूटीफुल भी लग रहा था देखने में। लेकिन यामा ने डूम के इतने खतरनाक अटैक को भी रोक लिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारे अटैक से मुझ पे और ज्यादा काम नहीं करने वाले। तुम जानना चाहते हो इसके पीछे का रीजन, क्योंकि अब तुम भी मुझसे डरते हो। जब इस पॉइंट पे डूम का चेहरा देखने वाला था, वहीं पे वापस से पास्ट के कुछ इवेंट दिखाए जाते हैं। एग्जैक्टली वो मोमेंट्स जब तीनों भाइयों में लड़ाई चल रही थी, जब लड़ते लड़ते इतना लंबा समय बीत गया था कि एक समय तो डूम अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर वो कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे। ये वो समय था जब डूम अपनी पावर्स की एकदम पीक लेवल पे था, जहाँ पे वो ये चीज एडमिट भी करता है कि उसे यामा पे ध्यान रखना चाहिए था शुरू से, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जितना डूम एंटिसिपेट कर पाता उस टाइम पर। और इसलिए डूम ने उस टाइम यामा को एक ऑफर भी दिया था कि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अपने भाइयों से माफी मांगो और अपनी पावर को हमारी मदद करने के लिए यूज करो, क्योंकि अगर एंड में डूम ने अपनी पावर का यूज करके सारे कैन पीपल को इस फाइट में बुला लिया तो इससे डूम से ज्यादा यामा को हर्ट होने वाला है अपने इन प्यारे पीपल को मरते हुए देखकर अपनी हाथों से। जहाँ उस समय यामा का जवाब था कि मुझे तुम्हारी तरह पॉलिटिक्स नहीं पसंद, मैं सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने में फोकस करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी तरह, और इसीलिए मैं एक लोनर हूँ। और उसी मोमेंट पे उस बैटल में यामा ने ये चीज रिवील की थी कि उसने फाइनली एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है,
जिसने डूम को भी सरप्राइज कर दिया था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो इतने कम टाइम में। जहाँ पे यामा कहता है तो ध्यान से देखो और तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी बातों पर। जहाँ कुछ झलक दिखाए जाते हैं सिर्फ यामा के फुल ट्रांसफॉर्मेशन के, कि कैसे उसने एक टेरिफाइंग रूप लिया था और वो काइंड ऑफ एक नए कैनिन बीइंग बन गया था। जहाँ प्रेजेंट में डूम को वही पुरानी यादें याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं यामा का डर बैठ गया था। और जैसा कि थोड़ी देर पहले यामा ने चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर कोई उससे डरता है तो उसकी शिनशु यामा के ऊपर टोटली इनफेक्टिव हो जाती है। जो चीज अब बैटल में यानी कि प्रेजेंट में क्राका और पॉल और बाकी लोग भी विटनेस कर रहे थे। जहाँ क्राका को भी थोड़ा सा सरप्राइज तो मिला ही था, क्योंकि उसे पता था कि डूम काफी लंबे समय के बाद जागा है और अपने पीक पावर पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर इतनी इजीली यामा की पावर के सामने आउट मैच हो गया है तो इसका मतलब एक ही है कि यामा अलग ही क्लास में है पावर के मामले में। जहाँ क्राका को अपने मास्टर की कई भी बात याद आ रही थी यामा को लेकर कि वो सही में काफी यूनिक और पावरफुल बंदा है जो टाइम के साथ और भी पावरफुल होते जाता है। जब हम देखते से डूम को एक हाथ के इशारे से ही जमीन पे गिराते हुए और एक करने के बाद यामा सीधे एल्डर देखते कहता है, तुमने देखा ना अभी कि मैं एक अकेला इकलौता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैनिन पर्सन हूँ और इसीलिए सभी कैनिन का मैं ही इकलौता राजा भी हूँ। और अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ एल्डर भी कहीं ना कहीं कन्विंस तो थी कि यामा सही में पावरफुल तो है। वहीं पे डूम को वापस से उठते हुए देखते हैं, जो कि यामा कह रहा था कि तुम्हें मुझे इतना ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इससे पहले कि दोनों भाई वापस से आपस में टकराते, हम देखते किसी को ये बोलते हुए कि अब कैन पीपल को एक रियल किंग की जरूरत नहीं है। और जहाँ डूम जमीन में बैठ गया था, जैसे इसके सीन में काफी दर्द उठ रहा हो, यहाँ पे एल्डर रिवील करते हैं कि डूम का जो हार्ट है जो उसे वापस मिला है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल लगाया गया है। और अगर इनकी बात को डूम और बाकी कैनिन पर्सन नहीं मानते हैं तो सभी लोग मारे जाएंगे सिर्फ एक ही ऑर्डर के साथ ही। जब हम बैम को भी बेहोश देखते हैं, जहाँ पे अगर आपको याद हो तो उस प्रोसेस में था जहाँ उसे कैनिन पर्सन में चेंज करना चाह रहा था डूम। वही हमें अब सीन शिफ्ट होके दिखा जाता है कुछ घंटे पहले इवांक हॉल को, जो कि उस एरो से बनी बात को ही फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे काफी ऑब्जर्व करने के बाद हाँ सुन गया इस कंक्लूजन में पहुंचा था कि अगर वो सेम एरो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती तो चाहे वो किसी डायरेक्शन में जाए वो अल्टीमेटली उसी सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। जहाँ ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये लोग यहाँ पर फंस गए थे। और इवांक हॉल को पता था कि एल्डर केज में बहुत जल्दी पहुंचने वाला है और उस केस में बैम उसके दोस्त बहुत ही बड़े खतरे में हैं। और एंड में इवांक हॉल सीधे ये डिसाइड कर लेती है कि उसका कोई प्लान नहीं है तो सभी चीजों को जलाकर राख कर देगी। जब इवांक हॉल बताती है कि जो नॉर्मल फ्लेम्स होती है या आग के लपटे वो किसी भी तरीके से शिनशु को कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उस बास्टर्ड ने यानी कि एल्डर ने इवांक हॉल की पावर्स को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया है और इसीलिए इवांक हॉल अब एक स्पेशल फायर को यूज करती है। जब हम एक ऑर्ब को बनते हुए देखते हैं जिसका नाम था प्राइमेवल फ्लेम, और इसकी खासियत ये थी कि ये खुद शिनशु तक को भी जलाकर राख कर सकती है। और यहाँ पे हमें इवांक हॉल के थ्रू ये भी पता लगता है कि कैसे टावर में बहुत एंशिएंट समय पहले यानी हजारों साल पहले जो योन फैमिली की हेड थी उसे 2 टाइप की फ्लेम्स गिफ्ट मिली थी उनके एंशिएंट मास्टर से, जिनमें से एक फ्लेम तो ऐसी थी जो किसी भी चीज को जला के राख करने की कैपेबल थी, वही दूसरी फ्लेम किसी भी चीज को बचाने की। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती रही, हर जनरेशन के साथ ये फ्लेम की पावर काफी कमजोर हो गई और इतने हजारों साल के बाद आज इनके समय में जितनी मेंबर्स रही पावर यूज करते हैं वो एक नॉर्मल फायर से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिवाय कुछ गिने चुने खास डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के जो कि यॉन फैमिली से आते हैं, उन्हें वो पावर मिली थी यानी कि वो प्राइमेवल फ्लेम्स। और इस केस में इवांक हॉल के पास जो प्राइमेवल फ्लेम है वो किसी भी चीज को जला कर सकती है, चाहे वो मैटर हो या लिविंग क्रिएचर या चाहे कुछ भी। या हम उस एरो को भी जलते हुए देखते हैं, जो देखकर तो हाँ सुना कि आंखें एकदम चोरी हो गई थी। और वो सोच रहा था इस सेम मोमेंट पे कि चाहे हम पूरे पाथ को जलाकर राख क्यों ना करते, हम केज पर फिर भी टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे। क्या और कोई ऐसा रास्ता हो जिससे वो भी केज तक काफी जल्दी पहुंच सके। और इसी समय हाँ सुना की दिमाग की बत्ती जलती है, जहाँ उसे एक प्लान आता है जो वो इवांक हॉल को बताता है। जहाँ हाँ सुना का ये प्लान था कि वो प्राइमरी फ्लेम का पहले यूज ना करके एक नॉर्मल फायर को यूज करे और एरो को इस तरह से जलाए
जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाए कि वो कौन सा एरो था जिसको यूज करके एल्डर केज की तरफ गए हैं। और ये लोग उसी पर्टिकुलर पाथ को छोड़कर बाकी सारे पाथ को प्राइमल फ्लेम से जला के राख कर देंगे और उस सेम एरो का यूज करके जो कि मात्र बच गया है वो सीधे केस तक पहुंच सकते हैं, सेम उसी पाथ को फॉलो करके जिसको एल्डर यूज करके यहाँ से गए हैं। और जैसे इवान कॉल को ये आइडिया समझ में आता है, हम उन्हें ये चीज ट्राई करते हुए देखते हैं। जहाँ इतने सारे पाथ को जलते हुए देखकर देखना काफी क्रेज तो लग रहा था, लेकिन फाइनली उनका आइडिया भी काम कर जाता है। जिन्हें फाइनली वो पाथ मिल जाता है जिसके थ्रू केज जा सकते हैं और हमें दिखाया जाता है इन दोनों को वहाँ पहुँचते हुए भी सेम उसी एरो को यूज करते हुए। चन के सामने एल्डर की साथी खड़ी थी जो इन्हें यहाँ पहुंचते देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और पूछती है कि बोला तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। जहाँ हाँ यहाँ सिर्फ इतना कहता है तुम्हें इतना भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आखिर तुमने तुम्हें वो रास्ता दिखाया यहाँ तक पहुँचने का इतनी जल्दी। वही इवान कॉल को भी काफी क्रेजी स्माइल के साथ देखते ही कहते हुए कि चलो वो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो डैम एल्डर है कहाँ पर। इवान कॉल को हम इसके चिल्लाते हुए देखते हैं जो कि कह रही थी कि एल्डर वाला तुम कहाँ छुप के बैठे हो, इस छोटी सी लड़की को यहाँ क्यों छोड़ दिया अकेले। जहाँ सुनियो यहाँ पे इवान कॉल कहता है कि शायद वो बैम को ढूंढने गए होंगे तो आपको वहीं जाना चाहिए, इससे मैं डील कर लूंगा। इस लड़की को अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि ये लोग भला उसी सेम पाथ को फॉलो करके कैसे आ गए और जैसे लोग कह रहे हैं ना दूसरे पाथ को बर्न कैसे कर दिया। वही इवान कॉल इस जगह से निकल जाते इस बात को सुनते ही, लेकिन ये लड़की उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन हांसू अटैक करके उसे रोक देता है। जहाँ ये होने के बाद ये लड़की थोड़ा सा गुस्से में आके डराने के लिए हांसू को कहती है तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिसके जवाब में हांसू कहता है नो मुझे तो नहीं पता लेकिन तुम मुझे जरूर जानती हो, लगता है मैं पक्का कोई सेलिब्रिटी हूँ यहाँ पर, अगर तुम्हें मेरा कोई ऑटोग्राफ चाहिए तो फाइट से पहले ही बता दो। जहाँ दूसरी तरफ इवान कॉल जैसे से आगे बढ़ रही थी वो केज में देखती कितना डिस्ट्रक्शन हो रखी थी चारों तरफ, जहाँ पे समझ में आ जाता है यहाँ पे कोई काफी तगड़ी फाइट चल रही होगी। लेकिन उसे टेंशन थी तो सिर्फ बाम की और तभी उसका ध्यान एक स्पेयर पे जाता है। जब वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है उसी जगह पर जहाँ पे एल्डर डूम को ये चीज बताते हैं कि कैसे उसके हार्ट पर अब एक स्पेल डाल दिया गया है। अच्छा डूम को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एल्डर रिवील करते हैं कि जब ये हार्ट उसकी बॉडी से बाहर था उस समय पर इस हार्ट को वर्कशॉप में भेजा गया था ताकि इसको स्टडी किया जा सके। अगर आपको याद हो तो यामन ने भी चीज पहले मेंशन की थी कि कैसे वो डूम की पावर को हार्नेस करना चाहता था कैन पीपल को बचाने के लिए, जिसके पास उन लोगों ने एक डिवाइस बना लिया था वर्कशॉप की मदद से। यहाँ पे भी एल्डर उसी टाइम की बात कर रहा है और उन्हीं इवेंट्स के दौरान एल्डर ने फायदा उठा के एक काफी पावरफुल सॉर्सरर या ऐसा कई जादूगर का यूज करके उस हार्ट के ऊपर एक स्पेल डाल दिया। और अब प्रेसिडेंट अगर डूम यहाँ पे एल्डर की बात नहीं मानता तो वो मारा जाएगा और अब कैन पीपल पे राज करने वाला कोई और नहीं बल्कि फक का ये एल्डर खील हेलम होने वाला है। जहाँ ये बात सभी को सरप्राइज करके रख देती है, फिर चाहे यामा हो पॉल हो या डूम। तो यामा को तो काफी गुस्सा आता है जैसे वो इस बात को प्रोसेस करता है कि आखिर इस एल्डर की इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घिनौना काम करने की। लेकिन एल्डर से कहते हैं तुम्हें काफी सोच समझ के अपने अगले शब्दों को चुनना चाहिए क्योंकि जिन लोगों की तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो यानी कि कैन पीपल, उनकी किस्मत अब मेरे हाथों में है। जहाँ स्लेयर क्राका जो कि इतने देर से सारी चीजों को होते देख रहा था वो भी कहता है कि एल्डर सही में बहुत कमीना है, आखिरकार वो शुरू से इसी चीज के पीछे था। जहाँ उसने सभी का सिर्फ यूज किया है सभी को डबल क्रॉस करके। वही भी अब कील हेलम बोलता है कि उन्हें सबसे जरूरत है डूम के उस फैंग की और उसके लिए वो किसी को भी रास्ते से हटाने के लिए रेडी है और यामा से वो 1 मिनट बाद ही फाइट करेगा। ये ठीक वैसे ही जैसा यामा ने भी थोड़ी देर पहले कहा था। और हम देखते हैं कील हेलम को वापस अपनी पावर्स को यूज करते हुए जिसके दौरान में वापस से बहुत सारे ट्री से पाथ क्रिएट होने लग जाते हैं। जहाँ क्राका बैम को बचाने की कोशिश करता है और वही वापस से अब सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं टीम कोन और वर्डीची को जब उन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाया था फाइट करने के बाद। जब कून बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अगला स्टेप भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर वो झूठ बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ पे कून को तो अब सेकंड थॉट भी नहीं आते कि भला ये सारी चीजें क्यों कर रहा है क्योंकि ये चीजें इतनी बार हो चुकी है और उसे अपने फ्रेंड्स के लिए सारी चीजें करनी होगी तो अब उसे कोई चिंता भी नहीं है। और हम देखते हैं उसे अपनी लिमिट को पुश करते हुए जहाँ पर वो जंप रिस्क के पास पहुंच जाते केज में, जिसको क्रॉस करने के बाद उन्हें एक ऐसी वॉरशिप मिल
मिल जाती, जिसका यूज करके वो मेन इवेंट की जगह पर तुरंत ही पहुंच जाते और इस शर्त को भी जीत जाते। लेकिन बोला हैप्पी एंडिंग कहाँ होने लगी यहाँ पर। हम देखते अगले ही पल कि लेलम को सीधे वहाँ पर आते हुए या काइंड ऑफ टेलीपोर्ट होते हुए डूम के साथ। जब कून और वर्डीची सोच रहे थे कि मतलब ये लोग कौन है, वहीं पे एल्डर कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि फैंग इनके पास होगा। और अगली पल डूम को ये आज्ञा देता है कि इनको मार कर फैंग को वापस लेकर आओ मेरे पास। जहाँ दूसरी तरफ में दिखाया जाता है क्राक और यामा को, जिसको उसी सेम पाथ दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया था। और क्राक समझ जाता है कि वो इन लोगों को यहाँ पे इसलिए भेजा गया है ताकि वो दूर रह सके एल्डर की मेन मोटिव्स को पूरा करने से। वही यामा कहता है उसकी टेंशन की बात नहीं है, मैं अगर यहाँ से तेजी से मूव करूँ तो मैं काफी जल्दी उस जगह पे पहुंच सकता हूँ। लेकिन यामा को टेंशन इस चीज की थी कि अब चीज उसके हाथ से निकल चुकी हैं कि उसके समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट। वही अब यामा पूछता है कि बोला शो डाउन का क्या हुआ, यानी कि उस शर्त का, उस गेम का जो कि क्राक और बैम ने शुरू किया था। चाहे क्राका बताता है यामा को कि वो लोग जीत जाते हैं, चीजें वैसी चलती रहती बिना एल्डर के आए हुए। चाहे यामा कहता है बहुत बुरा हुआ, लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है अपने भाई को निपटाने की। जब क्राका सही में काफी सीरियस होकर पूछता है कि यामा सही में और कोई रास्ता नहीं है, जिस पर यामा कहता है कि मैं उस इविल एल्डर के हाथों अपने कैन पीपल को स्लेव बनने की जगह अपने भाई को अपने हाथों से मारकर इन लोगों को ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट होते हुए देखने के लिए भी रेडी हूँ। जहाँ पे बैम और रैक पीछे ही थे और हम बैम को आके खोलते हुए देखते हैं। वही समय पे यामा और क्राका इस बात को डिस्कस कर रहे थे कैसे उन्हें ट्राई करना चाहिए स्पेल को तोड़ने का। अगर उन्होंने डूम के हार्ट के ऊपर वो स्पेल तोड़ दिया तो ये बाजी अभी पलट सकते हैं। जहाँ पे यामा कहता है कि हम लोग सॉर्सरर्स नहीं हैं और इसीलिए हम डूम के हार्ट के ऊपर जो स्पेल से भी नहीं हटा सकते और इसलिए मुझे डूम को मारना ही होगा। लेकिन तभी पीछे से बैम, जिसने फाइनली इंपॉर्टेंट बातें सुन ली थी, वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उस स्पेल को तोड़ सकता हूँ। जब यामा इस बात सुन कहता है कि तुम ऐसा कैसे करने की सोच रहे हो स्लेयर कैंडिडेट। जब बैम कहता है काइंड ऑफ काफी हार्ड एक्सप्लेन करना, लेकिन मेरे ऊपर कोई स्पेल काम नहीं करता तो शायद मैं ऐसा कर सकूं। जब यामा इस बात को सुन के आगे जाने लगता है कहते हुए, लगता है पिछली बार तुम्हारे सर पे काफी तेज चोट लगी थी जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ क्राका यामा को कन्विंस करने के लिए कहता है कि यामा तुम्हें बोलना नहीं चाहिए कि स्लेयर कैंडिडेट वो पर्सन है जिसने तुम्हें जगाया था और ये वर्थ शॉट हो सकता है इस कॉज में। और मुझे पता है तुम अपने भाई को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तो अपने कैन पीपल को बचाने के लिए ये चांस ले ही सकते हो और अल्टीमेटली हम यहाँ पे तुम्हें बस हेल्प ही करना चाहते हैं। जब यामा डायरेक्टली तो ये नहीं कहता कि मैं रेडी हूँ, लेकिन वो कहता है तुम जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम जरूर दूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता क्योंकि अगर डूम के पास वो फैंग आया तो मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। जब वो कहते ही साथ ही चला जाता है और हम देखते हैं क्राका को भी वहाँ से मूव करते हुए, जो कि अपने टेंटेकल का यूज करके रैक और बैम को भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा था। जब क्राका भी अब बैम से पूछता है क्या ये बात सच है, तुम किसी भी स्पेल को तोड़ सकते हो, जिस पे बैम कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन कि मैं दूसरे स्पेल को तोड़ पाऊँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई स्पेल काम नहीं करता तो ये सही में हम ट्राई करके देख सकते हैं। या क्राका बोलता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है एक बार करके देख लिया जाए, लेकिन हमें उससे पहले केज में काफी ऊपर जाना होगा। जहाँ बैम पूछता है ऐसा क्यों, जिसपे क्राका समझाता है कि यामा जब डिस्ट्रैक्ट करेगा एल्डर को हमें उस समय एक सही मूवमेंट का वेट करना होगा ताकि मैं तुम्हें थ्रो कर सकूं सीधे डूम की तरफ एक इंस्टेंट सेकंड के लिए, ताकि कोई तुम्हें रोक ना सके। लेकिन अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो तुम मारे जाओगे, इस बात को याद रखना। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कून को वर्डीची को, जहाँ में वर्डीची काफी ज्यादा घायल लग रही थी, जिसके ऊपर शायद डूम ने अटैक किया था। और हम उस फैन को भी देखते हैं जो कि हवा में था। जब डूम अभी तक तो उस बात को नहीं मारा था, हम देखते हैं उसको कितने ज्यादा पेन में और उसके मुंह से खून आते हुए भी। जहाँ इसके पीछे रीजन हमें तब रिवील होता है जब हमें पता लगता है कि डूम ने अभी तक एल्डर की बात को नहीं माना है और एल्डर उसे अभी भी धमका रहा है कि या तो तुम मेरे ऑर्डर को मानो या तो तुम मारे जाओगे। लेकिन डूम भी काफी जिद्दी और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की बात को कभी नहीं मानने वाला और तुम्हारे आगे तो कभी सरेंडर नहीं करूंगा, तो मुझे मार सकते हो। जब एल्डर कून को देखकर पहचान जाते हैं कि वो कून फैमिली से बिलोंग करता है, तो सीधे कहते हैं कि या तो तुम्हारे साथ ये जो कैन पर्सन है मैं उसे खत्म कर दूं या तो तुम मुझे फैंग दे सकते हो। जब कून को ये बात तो पता थी कि यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, चाहे वो इस पर्सन को जानता ना हो, लेकिन वो इस बंदे के साथ में उस फैंग को नहीं दे सकता। और अब ये सारी चीज चली रही थी, हम देखते पीछे से याम को भी आते हुए, जो कह रहा था एल्डर को कि बोला तुम मेरे इनोसेंट सर्वेंट को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें तो बल्कि मुझसे फाइट करनी चाहिए। और यामा यहाँ पे एल्डर को फंसाने की कोशिश भी करता है कह के कि मुझे ये तो नहीं अच्छा लगेगा जान के कि तुम्हारे जैसे बहुत बड़ा एल्डर मुझसे डरता है।
जहाँ एल्डर इस बात सुन के वापस से डूम को और भी ज्यादा पेन में ले आते हैं, ये कहते हुए कि शायद तुम मेरी बात समझ नहीं आई थी पिछली बार, अगर तुम ऐसी चीजें करते रहोगे तो मैं तुम्हारे भाई को सही में मार दूंगा। तुम चाहते हो कि सारे कैन पीपल खत्म हो जाए। तो यामा अब एल्डर से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि भला तुम कैन पीपल के ऊपर राज क्यों करना चाहते हो। मेरे को लगता था कि जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, खासकर इस तरह की चीजों में। तो भला तुम्हारे जैसा एल्डर यहाँ पे कैन पीपल को कॉन्कर करने क्यों आया है। ले लो ये बात कहता है कि मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ आने वाले फ्यूचर के महायुद्ध के लिए। यामा को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे केलेलम कौन से भविष्य की युद्ध की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एल्डर एक्सप्लेन करता है कि उस वॉर को जीतने के लिए मुझे ओबीडियंट सोल्जर की जरूरत होगी, जो कि कैन पीपल होते हैं। उनके अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल की ग्रोथ की पावर होती है जो सरप्राइज कर सकती है एनिमी को बैटल फील्ड में, और मैं इस तरह की पावर को सिर्फ जिनसुहा को बचाने के ऊपर तो वेस्ट नहीं करने दे सकता। यामा को भी ये बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ ट्रांसफॉर्म करने लगता है कहते हुए तो तुम क्या कैन पीपल को सिर्फ कैनन फॉडर की तरह यूज करना चाहते हो, और तुम्हें क्या लगता है जब तुम ये चीज करोगे तो मैं तुम्हें इजीली सब चीजें करने दूंगा क्या। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे यामा के राइट आर्म की लेवल 6 पास ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसका नाम था लोनली रेड आर्म, जहाँ पे केलेलम अपनी पावर का और यूज करता है और डूम को हम देखते हैं और भी ज्यादा पेन में, जहाँ वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। कैन पीपल शुरू से इसी चीज को लेकर डेस्टिन थे कि वो मेरे अंडर कमांड में आए। तो यामा इस बात को इग्नोर करते कहता है कि लगता है तुमने कुछ गलत बोल दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी नीति ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी इस फाइट में। इस बात को सुन के कील कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि रियल फाइट में मैं तुमसे हार जाऊंगा। यामा इस बात का फायदा उठाए कहता है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना तुम डूम को जाने दो और मुझसे फाइट करो। और इसी समय जहाँ कोनी सारी बातें सुन रहा था, उसके लाइट हाउस पे कोई से कांटेक्ट करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि इवांग हॉल थी, जहाँ पे वो कहती है कि बैम का जो पॉकेट है वो काम नहीं कर रहा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, क्या तुम बता सकते हो कि वो डैम एल्डर कहाँ है। जहाँ पे कून कहता है यप वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, और ये बात जाने के बाद इवांग हॉल उसे कहती है यानी कि कून को कि तुम बिल्कुल ऑब्वियस मत करना कि वो समझ जाए कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम चुपचाप से उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके मुझे बताओ ताकि मैं यहाँ से एम कर सकूँ। मैं तुमसे काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे ही हूँ। जिसके बाद इवांग कॉल ये पूछती तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में, 3 मिनट या 4 मिनट या कितना। जिस पे कून को पहले तो लग रहा था कि उसे टाइम लग सकता है ज्यादा, लेकिन फिर वो एक आइडिया यूज करता है जिसके वजह से कहता है कि इसी इंस्टेंट में। तो इवांग कॉल काफी कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन कून कहता है जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो। जब इवांग कॉल के आस कोई चार नहीं था, हम देखते उसको वही स्पेयर यूज करते हुए जो कि थोड़ी देर पहले रियोल ने डूम के ऊपर किया था, और अगली बार हम देखते हैं उस स्पेयर को सीधे एल्डर की तरफ आते हुए। जब यामा कून सभी लोग सरप्राइज जाते हैं इस स्पेयर को देखते हुए, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो स्पेयर एकदम बुल्सआई था, यानी कि एल्डर की शरीर को चीरते हुए निकल जाता है। वही क्राका जो कि केज में काफी ऊपर था बैम के साथ, वो कहता है कि वी ऑल ऑफ टाइम आ चुका है कि तू अपना कमाल दिखाओ। वही दूसरी तरफ मैट ड्रैको को भी दिखाया जाता है जो किसी बात कर रहा था कि कैसे उन्हें अपने प्लान्स को चेंज करना होगा, क्योंकि क्राका कैंडिडेट ने उनके प्लान को समय से पहले ही फिगर आउट कर लिया है, और इसीलिए वो उनके टीममेट्स को होस्टेज बनाना चाहता है ताकि वो बाद में अपनी जान बचा सके, और साथ ही में लेटर भी उनसे ले सके। जहाँ उसके आदमियों को देखते भी हैं वॉरशिप पे वो चीज करते हुए, जहाँ वो किसी स्पेशल किट की बात कर रही थी, लेकिन वो रूम खाली था। जहाँ देखते हैं लुइस को भागते हुए जो कह रहा था क्रैप क्रैप क्रैप, या आखिर मैसिव एक्सप्लोजन क्या था केज में, और ऊपर सारे कम्युनिकेशन भी बंद हो गए हैं, आखिर चल क्या रहा है। और इसलिए डर से वहां से भाग गया ताकि वो किसी की हेल्प ले सके। वहीं पे मेड्रेको के आदमी अपने औजारों का यूज करते हैं उस बच्चे को यानी कि लुई को ढूंढने के लिए। जब वो फॉलो करते हैं उस बात को जाते तो है, लेकिन ये कैसे पहुंच जाते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि बोला ये कैसे VIP लॉन्च है, ये बोला किसका रूम हो सकता है। जहाँ से कोई बताता है कि एक रेगुलर का रूम है जो कि लॉर्ड क्राक के साथ आया था, और उसने कहा था कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा अगर उसे सबसे बिगेस्ट रूम ना मिले इस वॉरशिप पर, और शायद वो एरी फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानते। जिस बात को सुन के दूसरा आदमी काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अरे कुछ भी हो है तो रेगुलर ही ना, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए।
जहाँ हम दोनों को रूम के अंदर भी आते हुए देखते हैं। हॉल के अंदर आते ही हमें एक व्हाइट लाइन दिखाई जाती है, एक ऐसा अटैक जो कि काफी जाना पहचाना था और ये किसी और का नहीं बल्कि व्हाइट का था, जो ने कह रहा था कि वो लाइन है जिसे तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए, और कैसे उसके सर में काफी देर से दर्द हो रहा है, जो चीजें आसपास चल रही हैं, और अपने वो काफी देर से काम रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन जब से उसकी नींद खुली है उसे अब काफी भूख भी लग रही है, और अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की तो यहाँ पे वो उसका फूड बनने वाले हैं, जहाँ पे लुई यहाँ पे व्हाइट के पीछे छुपा हुआ था, और एक और स्लेयर की एंट्री भी हो चुकी थी इस वॉर के अंदर। और आज के एक्सप्लेनेशन को इसी के साथ ओवर करते हैं, जहाँ पे इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीज जानने को मिली, जहाँ एल्डर ने एक चीज मेंशन की थी कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसकी वजह से वो कैन पीपल को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन आखिर ये युद्ध होगा क्या, और इसके पीछे किसके हाथ होंगे, यानी कोई फैमिली लीडर इसमें इन्वॉल्व होने वाला है क्या, या फिर वो पर्सन जिसको बैम ने देखा था डूम की मेमोरीज के में, यानी कि लोपोबिया यास्ट्रा। और साथ ही क्या यामा उसके ब्रदर के पास्ट को लेकर भी चीजें अब खुलने वाली है या नहीं। फ्यूचर में सारी चीज जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके उसके लिए करना पड़ेगा आपको बेल आइकन को ऑन। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं, साथ ही वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।